अगर रेडिकल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है जूस मतलब यहूदी, तो आज तक आईसिस और इन लोगों ने जाके कभी भी इसराइल को अटैक क्यों नहीं किया? वैसे बड़े अपोजिंग फोर्सेस दिखते हैं आईडीएफ और आईसिस, बट इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं एंड जिस तरीके से ये वायलेंस यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए, वो बहुत ही सिमिलर है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बोंडाई बीच पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। इसको लेबल किया जा रहा है एक टेररिस्ट अटैक, जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है एंड बच्चे भी शामिल हैं इन 15 लोगों में। फुल तरफ मीडिया नैरेटिव चल रहा है कि भाई जूइश लोगों को टारगेट करके ये अटैक किया गया। चाहे आप इंडियन मीडिया पकड़ लो, चाहे वेस्टर्न मीडिया पकड़ लो, ये बोला जा रहा है कि भाई यहूदियों को टारगेट किया, क्योंकि ये हनुका फेस्टिवल के पहले दिन पर ही जिसकी सेलिब्रेशन चल रही थी वहां पे आइकॉनिक बीच पे सिडनी में, वहीं पे जाके दो सस्पेक्ट्स ने, एक बाप और एक बेटा, 50 साल का और एक 24 साल का, उन्होंने जाके शूटिंग चालू करी। अगर आपने शूटिंग के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे तो आप ये जान गए होंगे कि ये जो लोग थे ये काफी स्किल्ड थे। मतलब जिस तरीके से लोग गन चला रहे थे, कोई ऐसे एमेचर्स नहीं थे, ट्रेंड लोग थे। इसमें से एक जो 50 साल का था, जो उसका फादर था, उसकी तो डेथ हो गई, और जो 24 साल का सस्पेक्ट था उसको इंजरीज हुई, वो अब हॉस्पिटलाइज हो चुका है। तो ये जो स्किल्ड बंदा था एकदम, ये नवीद अकरम, ये कौन था भाई? काफी तरफ तो ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईडीएफ का ही पार्ट था। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इसका जो नेम था वो अब तो ऑफ कोर्स बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है ऑन गूगल, पर इससे पहले जहां पे भी इसको गूगल किया जा रहा था, इसका सर्च नेम वो इजराइल में था। इसके अलावा जो इनके आइडेंटिटीज लीक हो गए सोशल मीडिया पे, उस पे जो एड्रेस था वो भी एड्रेस गूगल पे सर्च हो रहा था। गेस करो कहां पे? इजराइल में। ये सब सर्चेज हो रही थी बिफोर द एक्चुअल अटैक। अब आपको सिमिलर चीजें जब ट्रंप पर अटैक हुआ था, ठीक है, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट, या फिर जब चार्ली कर्क को मारा गया था, तो सिमिलर चीजें तब भी देखने को मिलती हैं। इस पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे, पर आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये आदमी भी बहुत ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, क्योंकि यही वो ब्रेव इंसान है जिसने जाके एक्चुअली वो शूटर को रोका था। अब ये खबर आती है कि एक आदमी ने ऐसा उसको रोका, ठीक है, फिर एकदम से नेतन्याहू जाके बोलता है कि एक ब्रेव जूइश इंसान ने ऐसा किया, पर असली में ये इंसान एक मुसलमान ही है। ראיתי בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק ומציל מי יודע כמה नफशों। कुछ चीजें जो हमको एकदम सामने दिख रही हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस चीज की, ठीक है, आईएसआईएस वगैरह कुछ भी नहीं। एक जो इंसान जो विक्टिम है यहाँ पे, जो इमेजिन करो इतना हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है, शूटिंग हो रही है, खून खून खराबा इधर उधर, आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप सबसे पहले तो वहां से बचने के सोचोगे, ठीक है, फोन निकाल के सेल्फी तो लोगे नहीं, पर ऐसा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसान ने किया। अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बच तो गया, पर वो अक्टूबर 7 में भी वो विक्टिम था, ठीक है, अक्टूबर 7 में जब इसराइल में अटैक किया था हमास ने। एंड यहाँ पे बोंडाई बीच पे भी प्रूफ नहीं मिलेगा आपको कभी भी बताने के लिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर अटैक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट में इसराइल में जो हालत है, लोग इसराइल में रहना ही नहीं चाह रहे, लोग इसराइल से निकल रहे हैं, जूस जो है निकल रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे सेफ नहीं फील हो रहा, इकोनॉमी की हालत बहुत ही खस्ता है। ये शायद आपने देखा हो कि किस तरीके से पोर्चुगीज पासपोर्ट के लिए इसराइल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। एंड ये एक जूइश मीडिया आउटलेट बता रहा है कि 25% से ज्यादा लोग ऐसे हैं इजरायलीज जो देश में रहना ही नहीं चाहते। इसके अलावा मिडिल ईस्ट आई रिपोर्ट कर रहा है कि मास एक्सोडस हो रहा है इसराइल से। 82,000 ऐसे लोग हैं जो एक साल में ही चले गए थे। अब ये जो आर्टिकल है तो टाइम्स ऑफ इसराइल ही रिपोर्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि बिटवीन 2022 एंड 2024 1,25,000 इसराइलीज इमिग्रेटेड। एंड ये नेट नंबर है। नेट नंबर मतलब जितने लोग आए, जितने लोगों ने वहां पे माइग्रेट किया एंड जितने लोग वहां से निकल गए, उसका नेट नंबर है ये 1,25,000। इसके अलावा जो किनेसेट मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है, वो रिपोर्ट ये बताता है कि सुनामी ऑफ इजरायलीज आर लीविंग द कंट्री विद नो प्लान्स टू रिटर्न। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं उनका वापस आने का। एंड उसका रीजन क्या बताया जा रहा है? गाजा वॉर, मतलब गाजा में जो जेनोसाइड चल रही है। 2025 में भी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एंड मैं आपको एक कोट सुनाता हूं जो वहां पे एक पर्सनल ने दिया है कि ये जो वेव ऑफ इमिग्रेशन है ये सुनामी है ऑफ इजरायलीज चूजिंग टू लीव द कंट्री। मतलब ऐसे कोई छोटे मोटे लोग नहीं है जो जा रहे हैं, लार्ज नंबर में लोग वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एंड ये बात तो हम जानते ही हैं कि ईरान और इसराइल के बीच में जब 12 डे वॉर हुई थी तब बहुत सारे लोग निकलना चाह रहे थे, इन्होंने फ्लाइट्स ही कैंसिल कर दी थी कि आप जा ही नहीं पाओगे यहाँ से। इसके अलावा इसराइल बहुत रिलाय करता है कि भाई बहुत सारे ज्यूज जो बाहर रहते हैं वो लोग आके इजरायली पासपोर्ट ले लें, इजरायली सिटीजनशिप ले लें, पर जो ये नंबर है ये भी बहुत ज्यादा ड्रॉप कर रहा है।
एंड अगर आपको इजराइल की हिस्ट्री बताएं और फॉल्स फ्लैग्स तो वो भी बहुत लंबी चौड़ी है, एक हमने पूरा वीडियो बनाया इसके बारे में। पर इन्होंने एक यूएस की वॉरशिप यूएसएस लिबर्टी उसी को डुबो दिया था। इसके अलावा जब इजराइल बना ही था एंड उनको चाहिए था कि भाई बहुत सारे लोग आके वहां पे रहने लगे इजराइल में, तो ये लोग जाके खुद ही सिनागॉग्स फोड़ देते थे। वहां पे जूइश जो लोग थे उनको खुद ही जाके मारते थे, मास शूटिंग्स करते थे, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि भाई अगर आपके लिए कोई सेफ जगह है तो इजरायली है। तो भाई ये सब इनके पूरे एजेंडा ना इससे पूरे मैच होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनकरेज करना चाहते हैं लोगों को, अभी भी यही बताना चाहते हैं हम खतरे में हैं भाई, इजराइल इज द ओनली सेफ प्लेस फॉर जूज। इसके अलावा वाला इंसिडेंट तो ध्यान ही होगा कि भाई बिल्डिंग में जाके प्लेन भिड़ जाते हैं। हम कुछ नहीं कह रहे कि वो फॉल्स फ्लैग था कि नहीं, पर ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ था। अक्टूबर 7 की बात करें तो उस टाइम का जो डिफेंस मिनिस्टर था गलांट, उसने खुद ही अग्री किया था कि इन्होंने जानबूझकर जाके जो वहां पे इजराइल के सिविलियंस थे एंड जो आईडीएफ पर्सनल थे जानबूझकर उनको मारा था। एंड ये जो प्रिंसिपल है इजराइल का, इसका तो नाम भी है, इसको कहते हैं हैनिबल डायरेक्टिव। इसके अलावा एक और अटैक हुआ है जिसमें से भी ना बड़ी सस्पेक्टिव बू आ रही है, वो है आइसिल ने, या आइसिस कह सकते हो आपने। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जाके अमेरिकन सोल्जर्स को अटैक किया। 2 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए सीरिया में। भाई सबसे पहले तो अमेरिकन सोल्जर्स वहां कर क्या रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से ही सुन लो। We're keeping the oil. We have the oil. The oil is secure. We left troops behind only for the oil. तो इन लोग को ऑयल हथियाना था सीरिया का, इसलिए वहां पे इन्होंने ट्रूप्स रखे हुए हैं। अब ऑफ कोर्स इससे हाहाकार तो मचना ही था अमेरिका में। अब ये बताने लगे कि एक लोन आइसिस गनमैन था जिसने ये किया। ट्रंप ने बोला हम बहुत भारी इसका रिटेलिएशन करेंगे, ये करेंगे। भाई ठीक है, ये सब अग्रीड। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये बड़ा डेंजरस पार्ट ऑफ सीरिया है जिसको सीरिया कंट्रोल ही नहीं करता, आइसिस कंट्रोल करता है। तो भाई मेरे कुछ सवाल हैं, उसके जवाब कोई मुझे दे दे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आइसिस को कौन ऑपरेट करता है, कौन चलाता है? अगर इनके सबसे बड़े एनिमीज जैसे बताया जाता है कि रेडिकल इस्लाम, नेतन्याहू भी कहता रहता है रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम। अगर रेडिकल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है जूज मतलब यहूदी, तो आज तक आइसिस और इन लोगों ने जाके कभी भी इजराइल को अटैक क्यों नहीं किया? ठीक है, ये जो जोलानी है जो आज के डेट में अब बन गया है सीरिया का प्रेसिडेंट, ये आइसिस का ही पार्ट था। इसके ऊपर तो लंबी चौड़ी $10 मिलियन की बाउंटी भी थी। जब ये इसने सीरिया जाके टेक ओवर कर लिया तब तक बाउंटी थी। सीरिया प्रेसिडेंट बन गया, बाउंटी हटा दी। मीडिया ने इसको किस तरीके से व्हाइट वॉश किया वो भी आगे देखते हैं। ये रिजीम चेंज हो गया सीरिया में, असाद की रिजीम थी उसको इन लोगों ने हटवा दिया। ठीक है, इतने सैंक्शंस लगाए सीरिया के ऊपर, वो सारे सैंक्शंस बाद में हटा दिए। सैंक्शंस इसलिए लगाए ताकि सीरिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, असाद रिजीम बहुत ही कमजोर हो जाए। अब जब वो कमजोर हो गई तो अटैक करके सॉर्ट ऑफ इन्वेड करके सीरिया को ही कब्जा दिया। और जो आदमी टेररिस्ट था इनकी वांटेड लिस्ट में था, जिसके ऊपर सुपारी थी $10 मिलियन की, उस बंदे को बना दिया इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। तो भाई कौन है इनका सबसे अच्छा दोस्त? आइसिस का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? अमेरिकन हैं, इजरायलीज हैं, कौन है भाई बताओ तो सही। ये जो एक्शंस दिख रहे हैं इससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब अगर जोलानी की बात करें तो ये सऊदी अरेबिया का पैदा हुआ है 1982 का। इसका फादर इंजीनियर था वहां पे, ठीक है। उसके बाद ये सीरिया आता है और इसकी जो जिहादी जर्नी है वो चालू होती है इराक में। ठीक है, ये अलकायदा में था, उसके बाद आइसिस में था, ठीक है, उसके बाद इसने अल नुसरा भी फाउंड कर ली। ठीक है, जितने भी सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, मतलब इतनी खिचड़ी है इन सब में कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एक्चुअली अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर चेकआउट करना। बट प्लेन एंड सिंपल आपको ये बताया जाए तो आइसिस का अगर कोई दोस्त दिखता है यहाँ पे तो वो अमेरिकन ही दिखते हैं। एंड ये वॉक्स का ही आर्टिकल देख लो, ये बताता है कि जो आइसिस है इसके पैसे कहाँ से आते थे। इसके पैसे आते थे अरब स्टेट से, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, एंड ये सारे एलाइज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये आती थी डायरेक्ट गवर्नमेंट से, ऑफ कोर्स नॉट, पर वहाँ पे जो प्लेस्ड लोग हैं वहां से आती थी फंडिंग। अब एक बहुत ही बढ़िया ओपिनियन पीस मिला मिडिल ईस्ट मॉनिटर का, उससे भी कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। ये ओपिनियन पीस बताता है कि वैसे बड़े अपोजिंग फोर्सेस दिखते हैं आईडीएफ और आइसिस, बट इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं एंड जिस तरीके से ये वायलेंस यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए वो बहुत ही सिमिलर है, दैट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एंड ये इतना तक बताता है कि इजराइल के बनने से पहले जितने टेररिस्ट ग्रुप्स थे जैसे लेही या इरगुन, इनको बाद में आईडीएफ के अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे डेजिग्नेटेड बाय द ब्रिटिश ऑल्सो। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि भाई ये बताते हैं कि आइसिस मतलब जिहादीज, एकदम एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनकी सर्टन ऐसी इंटरप्रिटेशंस करते हैं एक्सट्रीमिज्म फैलाने के लिए। तो आईडीएफ में भी तो एग्जैक्ट यही सेम चीज होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, ये बता रहे हैं कि 2014 में जब गाजा में वॉर चल रही थी, ठीक है, उस टाइम पर जो सोल्जर्स थे
उनको पैम्फलेट्स दिए गए थे जिनको आईडीएफ के रैबाइज ने सिलेक्ट जो पैसेजेस थे टोरा से वो उठा के उसमें लिखे हुए थे उस पैम्फलेट में। तो भाई ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है तो क्या है? आप अपने जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, इन दिस केस टोरा से, ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट निकालते हो जिससे आप भड़का सको लोगों को। अपने जो सोल्जर्स हैं, टेररिस्ट हैं वो, ठीक है, उनको आप भड़का सको, उनके अंदर ऐसी आग जला सको। तो जितने भी इल्ज़ाम लगाता है इजराइल, ठीक है, खासतौर पे नेतन्याहू आज के डेट में, कि भाई ये तो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ तो ये लोग खुद कर रहे हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखना है तो आप ये देख लो कितने बेहुदे हैं ये लोग। जो कर्नल है एक आईडीएफ का, उससे पूछा गया कि भाई जो सोल्जर्स हैं उनको क्या परमिशन है औरतों का रेप करने की ड्यूरिंग वॉर। अब मैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करूं, मैं तो उसी पे हैरान हूं, पर मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की, ठीक है, कि भाई इसमें ये लिखा गया है कि वो कहता है एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग फिटनेस फॉर द आर्मी एंड सोल्जर्स मोरल ड्यूरिंग फाइटिंग। मतलब सोल्जर का मोरल ऊपर रखने के लिए आप रेप अलाउ कर देते हो, ये बताया जा रहा है इसमें, कि वो खुद बोल रहा है आईडीएफ का कर्नल कि परमिटेड है टू ब्रीच द वॉल्स ऑफ मोडेस्टी एंड सेटिस्फाई द इवल इंक्लिनेशन by lying with attractive genteel women against their will out of consideration for the difficulties faced by the soldiers and for overall success। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ, वो बेसिकली कहते हैं सिस्टेमिक है, ये तो हम जानते ही थे, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं रेगुलरली जानते हैं कि आईडीएफ में ये पॉलिसी है, सिस्टेमिक रेप की पॉलिसी है। अब वो चाहे अपने एंजॉयमेंट के लिए हो, ठीक है, क्योंकि रेप करके कुछ लोगों को एंजॉयमेंट मिलता है यहाँ पे, ऐसा लगता है, या फिर सामने वाले का मोरल तोड़ने के लिए हो, उसको पूरा ख़त्म कर देने के लिए हो, रीज़न जो भी हो। पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे जितने भी आईएसआईएस हैं, ठीक है, और ये आईडीएफ है, कितने सिमिलर हैं इनके। इनफैक्ट इजराइल के साथ तो ये चीज़ परफेक्टली लागू ही होती है। वो जो भी चीज़ के लिए दूसरे को ब्लेम करे ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो खुद ही करते हैं। देखो अभी फॉल्स फ्लैग थे कि नहीं हमें नहीं पता, पर हम आपको जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने थे या थोड़ा बहुत ओपिनियन पीस, वो भी हमने आपको बता दिया। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि इन्हीं ज़ायनिस्ट सर्कल्स में अब नेक्स्ट बात क्या चल रही है कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट अटैक कैरी आउट करेगा यूरोप में। आपको क्या लगता है ऐसा होगा कि नहीं? हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। पर अगर ऐसा होता है तो वी विल बी हियर टू गिव यू व्हाटएवर फैक्ट्स एंड फिगर्स आर अवेलेबल।